नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपना इलाज अपने हाथ गायनेक सीरीज के इस नए एपिसोड में। पीयूष जी नमस्ते, हेतल जी नमस्ते। नमस्ते। आज इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे इनफर्टिलिटी क्या है। बेसिकली इनफर्टिलिटी जो है वो 1 साल के शारीरिक संबंध रखने के बाद भी अगर कोई महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती तो ये इनफर्टिलिटी होता है। ये 2 प्रकार के हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी ये कंडीशन उन दंपतियों पर लागू होती है जो 1 साल तक गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग न करने के बावजूद भी गर्भ धारण करने में सक्षम न हुए हों। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ये कंडीशन उन दंपतियों पर लागू होती है जिनमें पति पत्नी को एक बार तो संतान मिला हो पर दूसरी बार न मिल पाया हो, या महिला ने पहले गर्भ धारण किया हो और किसी वजह से दूसरी बार गर्भ धारण करने में सक्षम ना हो। महिलाओं में इनफर्टिलिटी के क्या कारण हैं? पहला है जो आम है वो है पीसीओएस, दूसरा है कभी कभी यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का पाना, तीसरा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सर्जरी, चौथा है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। और हीतल जी, पुरुषों में इस प्रॉब्लम की क्या वजह है? जी, पुरुषों में टेस्टिस में सूजन आ जाना, इन्फेक्शन आ जाना, हाइड्रोसिल हो जाना, पुरुषों के इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स आ जाना, या फिर स्पर्म्स की क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाना, क्वांटिटी में प्रॉब्लम आ जाना, जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसका उनके शरीर पे इफ़ेक्ट आ जाना, स्विमिंग ज़्यादा करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, कुछ इंजरी हो गई तो उसका इफ़ेक्ट भी आता है। क्या कुछ ऐसे लक्षण आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हैं जिससे कि पर्टिकुलर महिला को पता चल सके कि उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या हो सकती है? जी ज़रूर। इसमें 2 बातें हैं। अगर इनफर्टिलिटी शारीरिक प्रॉब्लम्स की वजह से है तो वो कभी ना कभी पता चल जाती है, और अगर मानसिक रूप से है मीन्स स्ट्रेस, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है डायग्नोसिस करना। इसके लिए पहले सारे फिजिकल इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं। इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट वेरी करता है कि अंदरूनी शारीरिक प्रॉब्लम्स क्या है। अगर पीसीओएस है तो दिखाई देगा पीरियड्स इरेगुलर है, हैवी है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, पॉलिप्स है, ट्यूमर्स है, सोनोग्राफी से पता चलता है। हार्मोन्स के चेंजेस हो सकते हैं, शरीर के अंदर दूसरे रोग हैं, अगर डायबिटीज़ है, थायराइड है, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है तो इसके भी टेस्ट होते हैं। और हाँ, अगर मोटापा है तो ये भी थोड़ा एक रीज़न बन सकता है इनफर्टिलिटी के लिए। हीतल जी, अब आप बताइए कि प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाले कोई घरेलू उपाय संभव हैं क्या? जी, डेली डाइट में 3 चीज़ें अहम बातें ध्यान रखना ज़रूरी है। वो है प्रोटीन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट डाइट, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूल जाते हैं। हम सिर्फ दाल खाते हैं, चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं। सब्ज़ी किसी को पसंद आई नहीं आई तो उसकी मात्रा कम हो जाती है। सलाड्स का टाइम नहीं है तो डाइट में बहुत डेफिशिएंसी आ जाती है, इसलिए सलाड्स इंक्लूड कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मेथी, 1 चम्मच मेथी दाना आपने रात को 1 गिलास पानी में भिगो दिया और सुबह वो पानी पी लिया, वो भी बहुत अच्छा गुणकारक फ़ायदेमंद होता है। और महिलाओं में नाश्ता स्किप करने की बहुत बड़ी प्रथा जैसे चली आ रही है, स्पेशली वर्किंग फीमेल्स हो, तो नाश्ता अवश्य कीजिए। सबसे पहले मेथी पानी लीजिए, फिर ड्राई फ्रूट्स लीजिए, और फिर अगर टाइम ना मिले तो जाते जाते 1 गिलास दूध ज़रूर पी के जाइए। आज की इस फास्ट लाइफ में जब किसी के पास समय ही नहीं होता है तो कपल्स आईयूआई या आईवीएफ कराना पसंद करते हैं। तो आइए इस वीडियो के ज़रिए देखते हैं कि आईवीएफ एक्चुअल प्रोसीजर है क्या। जो महिलाएं नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती हैं वो आईवीएफ ट्रीटमेंट की मदद से मां बन सकती हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यह एक रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। इस प्रक्रिया में महिला की ओवरी से एग लेकर उसे स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के परंपरागत तरीके में एग को निकालकर उसे मल्टीपल स्पर्म से फर्टिलाइज कराया जाता है। ये स्पर्म किसी स्वस्थ डोनर या महिला के पति से प्राप्त सीमेन से लिए जाते हैं। आईवीएफ के अत्याधुनिक तरीके में एक स्पर्म को एग के भीतर इंजेक्शन के जरिए पहुंचाया जाता है। इस तरह फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। फर्टिलाइज एग को एक इंक्यूबेटर में 5 से 7 दिन के लिए रखा जाता है। यहाँ पर फर्टिलाइज एग एम्ब्रियो यानी भ्रूण का रूप ले लेता है, जैसा कि वीडियो के इस हिस्से में दिखाई दे रहा है। फिर एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है और 1 सप्ताह बाद प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है।
बड़ी अच्छी बातें बताई आपने वीडियो के ज़रिए, लेकिन दर्शकों यकीन मानिए कि जितना सिंपल इसको दिखाया गया है इतना सिंपल है नहीं है, और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स और भी बहुत कुछ होता है। हमको खाली ये कहना है कि IVF ट्राई करने के पहले और जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं या सोचे जा सकते हैं, एक बार प्रयास करके देखिए। शायद बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। हेतल जी, आप कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताना चाहेंगे इस बारे में? जी, होम्योपैथिक दवाइयों में काफ़ी रिसर्च के बाद दवाइयाँ जो है इनफर्टिलिटी के लिए, फॉलिकुलाइनम, लैकेसिस, सीपिया, नाजात, थूजा, ये सारी हैं। पर जहाँ तक अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, क्लिनिक में जब भी महिला आते हैं तो वो अपने बालों की समस्या लेकर, थायराइड की समस्या लेकर, जोड़ों के दर्द की समस्या लेकर, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, फैमिली प्रॉब्लम्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, ये सब को लेकर आती हैं। हिस्ट्री में पता चलता है कि भाई उनका मिसकैरेज हुआ है या IVF का ट्रीटमेंट्स किए हुए हैं, तो फिर इनको संभालना, समझना और ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है। इस दौरान जब भी हम उनको दवाइयाँ देते हैं तो सबसे पहले ये कि उनकी इम्यूनिटी को ध्यान रखना होता है। दूसरा ये कि जो भी दवाइयाँ फर्टिलिटी के लिए होम्योपैथी में हैं वो भी ऐड की जाएं। तीसरा, जो वो मुख्य प्रॉब्लम लेकर आई थी उसको भी विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और उनको समझाना है कि जब हम आपके ये प्रॉब्लम्स जो आप लेकर आई हैं उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, साइड बाय साइड हम आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव कर रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की इंटरनल अवेयरनेस कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाए ताकि वो गर्भ भी धारण कर सकें। जहाँ तक मैं समझती पीयूष जी, क्लेंजिंग थेरेपी भी इसकी बहुत बढ़िया इलाज है। क्लीनिंग थेरेपी की ये किताब आपके सामने है। इसमें मैंने 3 क्लेम किए हुए हैं। पहला क्लेम ये है 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स 100% क्योर हो सकती हैं घर बैठे। दूसरा क्लेम है एक बार लिवर क्लींस करने के बाद 6 महीने तक हार्ट अटैक नहीं हो सकता। और दर्शकों, मेरा तीसरा क्लेम ये है कि अगर इनफर्टाइल कपल में रिप्रोडक्शन की कोई मेजर एबनॉर्मलिटी नहीं है तो 100 डेज में क्लीनिंग थेरेपी को फॉलो करके कपल्स नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में थोड़ा आगे बताना चाहते हैं कि क्लीनिंग थेरेपी को फॉलो कैसे किया जाता है। शुरुआत सबसे पहले लिवर क्लींस, किडनी क्लींस, एसिडिटी क्लींस और उसके बाद सभी गायनेक क्लींस। लेकिन इसमें एक बात और बहुत ध्यान रखने की है। हमने फीमेल्स के इनफर्टिलिटी इश्यूज डिस्कस किए। मेरा मानना है कि करीब करीब उसी तरह से मेल्स के भी इनफर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। इसके लिए हम आपको स्क्रीन पे होमोलॉग्स दिखा रहे हैं। क्लींजिंग थेरेपी बहुत अच्छी चीज़ है और ये सारे क्लींस फॉलो करके इनफर्टिलिटी के सारे इलाज किए जा सकते हैं। माना कि सर के दर्द में संदल लगाना है मुफीद, मगर संदल लाना, घिसना, लगाना दर्द सर ये भी तो है। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन यहाँ पे मामला खाली सर के दर्द का नहीं है, ये इनफर्टिलिटी का इशू है। और इनफर्टिलिटी के इशू में हम किसी माँ की कोख में संतान देने जा रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि यदि पुरुष में, हस्बैंड में कोई इनफर्टिलिटी का मेजर कॉज नहीं है और महिला में भी कोई ऐसा खास कॉज नज़र नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उस महिला में कोई इमोशनल ब्लॉक है। जैसे अगर उसकी लाइफ में करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जब उसकी मैरिज होती है तो वो ये सोचती है अभी मैरिज हो गई, अभी बच्चा होगा, अब मेरे करियर का क्या होगा। या फिर हस्बैंड की फैमिली में कोई इशू है, जैसे कि फैमिली होगी, बच्चा होगा तो संभालेगा कौन, या फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है। ऐसे में महिला इमोशनल ब्लॉक क्रिएट कर लेती है कि नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ये भी एक रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का। उसके बाद अगर महिला चाहे, मेडिटेशन करके इस इमोशनल ब्लॉक को निकाला जा सकता है। मेडिटेशन के साथ साथ PLR भी एक थेरेपी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, जिसमें मैंने देखा है कि वो इमोशनल ब्लॉक्स इजीली निकल जाते हैं। सभी महिलाओं को मातृत्व सुख की कामना के साथ हम विदा लेते हैं इस एपिसोड से। खाओ पियो, मस्त रहो, क्लींस करो, मेरी तरह स्वस्थ रहो।